देखो यहाँ बता रहा है सेटिंग अप ऑफ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, ये बता बात कर रहा है ट्रेड लाइसेंस का। तुम शॉप खोलते हो तो ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, तो ये ट्रेड हाँ। लाइसेंस का बात कर। हम्म। यहाँ बोला रमेश हैज परचेज ए शॉप इन लोकल मार्केट ऑफ न्यू दिल्ली एंड वांट टू सेट अप अ बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। हाँ। इज ही रिक्वायर्ड टू गेट इज शॉप रजिस्टर्ड अंडर द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट? इफ सो एडवाइज इन द प्रोसीड्यूर। पहला बोला हाँ, जैसे आपने नहीं बोला करण गारमेंट शॉप खोलना चाहता है, क्या उसको शॉप रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? हाँ। हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा। A business of shop or experience compulsory required। कोई भी स्टेट में तुम कोई दुकान खोल रहे हो शॉप, तो शॉप हम्म। एंड एस्टेब्लिशमेंट लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग अपनी जबान में ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं। हम्म। प्रोसीडियर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप एंड डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर स्टेट का अपना अपना ट्रेड लाइसेंस का रूल है, वो रूल फॉलो करना पड़ता है। जनरल रूल क्या है? तो बोला एप्लीकेशन फॉर्म भरो अपने इंस्पेक्टर को, जो तुमको ट्रेड लाइसेंस देगा। विद इन 30 डेज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ एनी वर्क, तुम जब दुकान खोले हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर प्रिस्क्राइब फीस जमा देके इंस्पेक्टर को एक फॉर्म भर दो, हम्म। जहां पे तुम अपने शॉप का नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एड्रेस, बिजनेस का नाम अगर कुछ और है तो वो नाम, और अदर कोई भी इंफॉर्मेशन, क्या प्रोडक्ट का काम करोगे वो सब डिटेल। हाँ। वो आएगा, वो वेरिफिकेशन करेगा इंस्पेक्टर एक बार, हम्म। और तुमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। ये सर्टिफिकेट का वैलिडिटी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है। तुम चाहो तो 1 साल का ट्रेड लाइसेंस लो, 3 साल का लो, 5 साल का लो, हम्म। या हर साल रिन्यू कराओ। तुम 3 साल का लोगे तो हर 3 साल बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। हाँ। मतलब एवरी ईयर रिन्यूअल लगता है, वो पीरियड है जो तुम पीरियड के लिए लेना चाहो, और वो सर्टिफिकेट तुमको अपना ऑफिस में डिस्प्ले करना पड़ेगा। ओके। इंस्पेक्टर को अप्लाई कर दो 30 डेज में, वो आके चेक करके लाइसेंस दे जाएगा, और ये लाइसेंस तुम्हारा दुकान में डिस्प्ले करना चाहिए। हम्म। फिर बोला एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू अडॉप्ट फॉर चेंज इन द एड्रेस ऑफ बिजनेस प्रेमाइसेस। अच्छा ट्रेड लाइसेंस ले लिए तुम पर्टिकुलर एरिया में, अब तुम दुकान हम्म। का एड्रेस चेंज करना चाहते हो, मतलब दुकान कहीं और करना चाहते हो, तो हाँ। इंस्पेक्टर को 15 डेज में खबर कर दो। हम्म। जिस दिन तुम्हारा एड्रेस चेंज हो रहा है वहां से, और ये 15 डेज का रूल या 30 डेज का रूल स्टेट टू स्टेट बदलता है, ये कॉमन सेंस है। ओके। कहीं भी ये 20 डेज होगा, कहीं 15 डेज होगा। जनरल रूल 15 डेज है, जनरल रूल 30 डेज है। हम्म। इंस्पेक्टर आएगा, एड्रेस करेक्ट करके तुमको नया सर्टिफिकेट दे के चला जाएगा। तो मतलब सर टाइम पास टॉपिक है, कुछ खास काम का बात नहीं है यहाँ पे। वैसे तुमको बंद करना है तो भी इंस्पेक्टर को बता दो 15 डेज पहले, ठीक है, और बंद हो जाएगा तुम्हारा। वो आके तुम्हारा हाँ। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। इंस्पेक्टर को यहाँ पे पूरा पावर दे दिया बस। हम्म। फिर बोला कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है अंडर शॉप एस्टेब्लिशमेंट। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेगुलेशन ऑफ विच मोस्ट बिजनेस इन इंडिया सब्जेक्ट टू शॉप रजिस्ट्रेशन। सबको शॉप रजिस्ट्रेशन लेना है हर स्टेट में। हाँ। तुमको डिजाइन टू रेगुलेट द पेमेंट। अच्छा जब तुम शॉप एस्टेब्लिशमेंट लोगे तो तुम्हारे यहाँ पे वेजेस कितना होगा, वर्किंग आवर क्या होगा, लीव क्या होगा, हॉलीडे क्या होगा, ये सब का भी टर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट बनना पड़ता है, वर्किंग कंडीशन का। इसी को बोलते हैं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। हम्म। तो तुम अगर कमर्शियल बिजनेस चला रहे हो तो तुमको तुम्हारे एम्प्लॉयज को ट्रेड। लेके भी रूल रेगुलेशन के लिए एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, हाँ। ठीक है। हम्म। ये फैक्ट्रीज एक्ट में कवर्ड है, जो तुम पढ़े हो पहले। नेक्स्ट बोला ईएसआई रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। हर कंपनी को या हर बिजनेस हाउस को इंश्योरेंस, अब जितना तुम्हारे एम्प्लॉय है उसके हिसाब से मिनिमम 10 एम्प्लॉय होना चाहिए, 10 से कम है, या कुछ स्टेट में वो 20 का भी रूल होता है। उनका तुमको इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा तुम्हारे एम्प्लॉयज का, और उनका प्रीमियम भरोगे तुम, ताकि अगर वो बीमार पड़े तो उन एम्प्लॉयज का इलाज हो सके। हाँ। तो ये रजिस्ट्रेशन किसको लेना है? पहला बात तो हर उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके यहाँ 10 से ज्यादा है। कुछ स्टेट में ये रूल 20 का है तो 20 से ज्यादा है।
ठीक है। दूसरा बात, सब एम्प्लॉय का लेना पड़ेगा नहीं, जिन एम्प्लॉयज का वेजेस 21,000 के अंदर अंदर है, बेसिक वेजेस, उनका लेना पड़ेगा। उससे ज्यादा वाला वेजेस का एम्प्लॉय का गवर्नमेंट क्या बोलता है ना कि ये लोग तो खुद भी अपना इलाज खुद भी करा सकते हैं। उससे कम वेजेस वाला एम्प्लॉय इतना कम कमा रहा, बेचारा इलाज कैसे कराएगा? ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बोला, पीटी प्राइवेट लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट and employs 20 employees, out of which 11 employees draw a monthly salary of more than 25,000 each and 9 employees draws a monthly salary of less than 20,000. Because of this, management of company is of the view that company is not covered under the Employee State Insurance Act. Referring to relevant of the provision, बताओ उसको लेना है कि नहीं लेना है? तो बोला ESI पहले तो होता है क्या है वो बताया। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोल के डिपार्टमेंट है, वहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है हर एम्प्लॉयर को, और ये मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका बेनिफिट वर्कर लोग को मिलता है कि जब बीमार पड़ेगा तो इलाज मिलेगा, सिर्फ उसको नहीं उसके फैमिली को भी मिलेगा, और जो जितना दिन एब्सेंट है उतना का वेजेस भी मिलेगा। ये स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बहुत कुछ कवर करता है, खाली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कवर करता है, अदर मॉनिटरी बेनिफिट भी कवर करे। तुम 10 दिन बीमार रहा, हॉस्पिटलाइज रहा, तो इलाज का भी खर्चा गवर्नमेंट दिया, और उतना दिन का अगर बॉस वेजेस काट रहा है तो वो वेजेस भी मिल जाएगा। किसको लेना है? एनी एम्प्लॉयर हैविंग मोर देन 10 एम्प्लॉइज, हम बोला ही था, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में ये नियम 20 एम्प्लॉइज का भी है। और किन के लिए कंपल्सरी है? जिनका मिनिमम वेजेस 21,000 पर मंथ है, उनके लिए कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और जो एम्प्लॉय डिसेबल्ड है उनके लिए ये लिमिट 25,000 है। कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बॉस को? Employer need to contribute 3.25% of the total monthly salary payable. ठीक है। Whereas the employer need to contribute 1.0 of the year. अच्छा, ईयर का 1.75 होना चाहिए और मंथली का 3.25। ठीक है। हाँ। ये रजिस्ट्रेशन डिपेंड्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड नॉट ऑन द अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉयज। कब ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन लेगा ये थोड़ी देख के लेगा कितना वेजेस वाला है, उसको ये देख के लेना मेरे एम्प्लॉइज कितने। ठीक है ना। तो इस कंपनी में 20 एम्प्लॉइज है, इसको लेना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। अब किनका किनका उसमें ये सही जमा ही करना पड़ेगा, जिन एम्प्लॉइज का वेजेस 21,000 से मोर, और हैंडीकैप वाले के केस में 25 जैसे ज्यादा। तो यहाँ पे उसको 9 एम्प्लॉइज का तो करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ। क्योंकि बाकी तो 25,000 ज्यादा, और हैंडीकैप तो बोला नहीं हो 11 में कोई। तो ये 9 एम्प्लॉइज जो है, जब टोटल 20 एम्प्लॉय है तो रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। हाँ। अब 11 एम्प्लॉय का वेजेस 25,000 से ज्यादा है, उनका वो नहीं भी काटे चलेगा ESI, लेकिन ये 9 का तो 20 ज्यादा है, मतलब 21,000 से कम है, तो इनका ESI जमा उसको करना पड़ेगा। ठीक है। अब भाई अगेन बोला रजिस्ट्रेशन का प्रोसीड्यूर क्या है? तो ESI रजिस्ट्रेशन का एक डिपार्टमेंट है, वहां पे 15 दिन में एम्प्लॉय, जिस दिन उसका वहां पे 10 या 20 वाला लिमिट क्रॉस हो रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का, उस दिन वो डिपार्टमेंट में जाके रजिस्ट्रेशन ले लेगा 15 दिन के अंदर अंदर, उसको वहां से कोड मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन कोड। उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा, कौन कौन शेयर होल्डर है कंपनी का, कौन कौन पार्टनर है, कौन कौन डायरेक्टर है, पूरा लिस्ट देना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा, वोटर ID कार्ड देना पड़ेगा, सारे एम्प्लॉइज का लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज देना पड़ेगा, एम्प्लॉय के नाम का भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। खाली खुद का रजिस्ट्रेशन कराने से नहीं होगा ना, मेरे यहाँ कौन कौन एम्प्लॉइज है, उनका फैमिली का फोटो, कलर फोटो, क्योंकि फैमिली भी कवर होता है इसमें। ठीक है ना। ये सब डॉक्यूमेंट जमा देगा, हो जाएगा। Dinesh is running a small handicraft unit with 3 workers. He is planning for expansion. It may require additional 10 to 15 employees. He is planning to register his business under ESI Act. उसको बेनिफिट बताओ ESI Act का। तो ESI Act में क्या बेनिफिट है वो बताओ। यहाँ पे ज्ञान वेद, हाँ ठीक है। तो पहले देखो क्या बताया, सारा लायबिलिटी बीमारी का वो मेडिकल बेनिफिट्स कवर हो जाएगा। खाली एम्प्लॉय का नहीं, उसके फैमिली मेंबर का भी कवर हो जाएगा, डिपेंडेंट का भी कवर हो जाएगा। हाँ। जितना एक्सपेंसेस लगा वो सारा मिलेगा।
मैटरनिटी बेनिफिट कवर्ड हो जाएगा। कोई एम्प्लॉय अगर फिजिकली हैंडीकैप हुआ है तो उसका वेजेस वगैरह भी कवर हो जाएगा, लॉस ऑफ वेजेस भी कवर्ड होगा। हाँ एनी अमाउंट ऑफ सम पेड बाय योर कंपनी एम्प्लॉइज, हाँ हाँ, और तुमको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा वो अलग। तो ये तुम्हारा सैलरी से अगर कुछ कट रहा है तो उसका भी तुमको बेनिफिट मिल जाएगा इनकम टैक्स में। एम्प्लॉय को फायदा ही फायदा है। नेक्स्ट है पीएफ रजिस्ट्रेशन, प्रोविडेंट फंड। अगेन ये किस पे एप्लीकेबल है और क्या प्रोसेस है वही पूछा है तुमसे, है ना। तो पीएफ एक्ट हाँ भी सर। पढ़े हो तुम। तो यहाँ भी कितना एम्प्लॉयज का रूल है, 20 से ज्यादा। अगर 20 से कम है तो तुम्हारा वॉलेंट्री है, तुमको लेना है तो। 20 से ज्यादा है तो कंपलसरी है, और 20 से कम एम्प्लॉय है तो तुमको लेना है तो ले लो, नहीं तो मतलब। इसके लिए भी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म 5A है। पीएफ एक्ट डिपार्टमेंट है पूरा, वहां फाइलिंग होगा इसका। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट बोल के एक डिपार्टमेंट है, वहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा तुमको। पीएफ तुम्हारे एम्प्लॉयज का पीएफ नंबर मिल जाएगा। इंस्पेक्टर रहेगा जो टाइम टू टाइम आगे चेक करता रहेगा कि ठीक से काट रहे हो कि नहीं, ठीक से जमा कर रहे हो कि नहीं। मेमोरेंडम आर्टिकल जमा देना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा देना पड़ेगा बिजनेस का, अगर कंपनी है तो मेमोरेंडम आर्टिकल देना पड़ेगा, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट देना पड़ेगा, डीड। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जमा देना पड़ेगा। एचयूएफ है तो एचयूएफ का डीड देना पड़ेगा। नॉर्मल बिजनेस है तो अदर लीगल एसोसिएशन का जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, इनकम टैक्स का नंबर है, इन सब देना पड़ेगा। हाँ नेक्स्ट है एनवायरमेंटल लॉ, क्या क्या फॉलो करना पड़ता है कंपनी को। तो बोला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एयर वाटर, जितना इंडिया में इंश्योरेंस एक्ट, नेशनल ग्रीन एक्ट, ये नाम याद करने का क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, पूछा है एक बार खाली जून 2011 में। पुराना एक्ट में आता था, अब नहीं आता, लेकिन फिर भी एक बार एक्ट का खाली नाम पढ़ लेना, ईयर इतना याद रहने कोई दिक्कत नहीं। ये सारा एक्ट इंडिया में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर है, सब फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और हर बिजनेस को करना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि तुम फैक्ट्री है कि क्या है कि क्या नहीं है, क्योंकि कचरा तो कोई भी कर सकता है ना, इसलिए। हाँ सर। सुखदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड सिचुएटेड इन विसिनिटी ऑफ अ ताजमहल आगरा is causing air, water and noise pollution. The people living in the area have made a writing complaint to the central government against the company for issuing necessary direction. तो एक कंपनी है, वो ताजमहल के आसपास उसका बिजनेस है, वहां पे एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन सब कर रहे हो। तो लोग कंप्लेन किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसको डायरेक्शन दो कि ये काम ठीक से करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको क्या क्या डायरेक्शन देगा। तो अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, ऑब्वियस बात है सर, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट बाय सेटिंग अप द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन एंड डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूशन। कितना तुम धुआं छोड़ोगे, कैसा कैसा गैसेस को तुम्हारे यहाँ से अलाउड होगा, क्या प्रोटेक्शन तुमको लेना पड़ेगा पोल्यूशन को रोकने के लिए, वो सब का लॉ कौन बनाएगा, स्टैंडर्ड कौन सेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि पब्लिक का हेल्थ, नेचुरल एरिया ठीक रहे। तो देखो क्या क्या दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या क्या डायरेक्शन दे सकता है। बिजनेस को बंद करने का डायरेक्शन दे सकता है, हाँ। उस एरिया में उसका इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई रोक सकता है, कितना गैस कौन सा क्वालिटी का वो छोड़ेगा इसका परसेंटेज बता सकता है कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ये नहीं होना चाहिए, उतना वो नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट वगैरह के लिए क्या रूल होगा वो बताने का। इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सैंपल ले सकता है कि कितना धुआं जा रहा है, कितना केमिकल जा रहा है। तुमको एनवायरमेंटल स्टेटमेंट बोल के एक रिपोर्ट होता है एवरी ईयर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा एज अ बिजनेस। और तुम कितना एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या काम कर रहे हो उसका तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ज्ञानबाजी का आंसर है, कुछ काम का नहीं है। व्हाट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई बाय अ वाइड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री टू बी अनलाइटेड पॉल्यूशन लाइसेंस एग्जाम्पशन। तुमको अगर पॉल्यूशन लाइसेंस से एग्जाम्पशन चाहिए, सबको पॉल्यूशन लाइसेंस लेना पड़ता है, हाँ। तो उसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट कैटेगरी बना रखा है, रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी, व्हाइट कैटेगरी। ये पढ़ने लायक आंसर है। जो यहाँ पे क्या बोला है, entrepreneurs are required to obtain a statutory clearance
रिलेटिंग टू द पोल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंट फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। अगर तुम इंडस्ट्री खोल रहे हो, 30 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट का पूरा लिस्ट बना रखा है गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा एक लिस्ट बना के रखा है। हाँ वो तुमको पहले वहां से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी तुम वो सब काम कर सकते हो। उस लिस्ट में क्या क्या कंपनीज है, तो देखो यहाँ पे बोला है पेट्रोकेमिकल कंपनी, कोई पेट्रोलियम रिफाइनरी, सीमेंट का कंपनी, थर्मल पावर का कंपनी, जो दवाइयाँ बनाता है, हेवी फर्टिलाइजर बनाता है, डाइस बनाता है, पेपर बनाता है, इन सब के लिए अलग अलग गवर्नमेंट। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो गवर्नमेंट ने अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग एक्ट बना रखा है। हाँ ये 30 लिस्ट बना रखा है जिनको पोल्यूशन क्लियरेंस का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा पहले। ये पोल्यूशन लाइसेंस सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बिना लोग काम नहीं कर सकता। 2 स्टेज में डिवाइड कर रखा है गवर्नमेंट इसको। पहला हो गया कंसेंट टू एस्टेब्लिश, मतलब वो बिजनेस चालू करने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। चालू करने के पहले वो क्लियरेंस लो, सर्टिफिकेट लो, तब काम करो। और एक बार तुम काम चालू कर दिए तो एवरी ईयर तुम ठीक से रूल फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसका भी तुमको हर 5 ईयर में एक बार चेकिंग करा के लाइसेंस लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट 3 कैटेगरी में डिवाइड, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी और व्हाइट कैटेगरी। रेड कैटेगरी में उन इंडस्ट्रीज को रखा है जिनसे हाईएस्ट पॉल्यूशन होता है, जैसे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल्स, बड़ा बड़ा लार्ज होटल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इनको रेड कैटेगरी में डाल के रखा है। मतलब इन पे सबसे ज्यादा नजर रखिएगा, इनको सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला ऑरेंज कैटेगरी, जो लोग मीडियम साइज एंटरप्राइज है, जिनसे हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन होने का चांस है, जैसे कॉफी बनाने का इंडस्ट्री, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जैसे सीड इंडस्ट्री। थर्ड बोला ग्रीन कैटेगरी, जहां लो पॉल्यूशन होने का स्कोप है, जूता बनाने का फैक्ट्री, फूड ग्रेन का फैक्ट्री, सीमेंट का प्रोडक्ट का फैक्ट्री। और व्हाइट, यहाँ पे नो पॉल्यूशन है, मतलब ऐसा इंडस्ट्री जिनसे कोई पॉल्यूशन होना ही नहीं। ठीक है, तो 4 कैटेगरी में गवर्नमेंट डिवाइड कर दिया। इंडस्ट्री कैटेगराइज अंडर रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन कैटेगरी आर कवर्ड अंडर द कंसेंट मैनेजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग कंसेंट टू एस्टेब्लिश। इनको पहले वाला लाइसेंस लेना पड़ेगा, चालू करने के पहले इनको परमिशन पहले लेना पड़ेगा। ठीक है ना। और जो व्हाइट कैटेगरी में आता है उनको चालू करने का कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, बट टाइम टू टाइम वो लोग प्रिवेंट कर रहा है कि नहीं, कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट लेते रहना पड़ेगा। व्हाइट कैटेगरी सेल्फ गवर्नड है, मतलब तुमको पहले परमिशन लेके चालू नहीं करना है। लेकिन बाकी तीनों कैटेगरी में तो पहले परमिशन, चालू करने का भी तुमको पहले परमिशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से। ठीक है ना, ताकि वो लोग चेक करके देगा ना, इस एरिया में अलाउ करें कि इस एरिया में अलाउ नहीं करें। नेक्स्ट बोला एंटरप्रेन्योर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन स्टैट्यूटरी क्लियरेंस रिलेटेड टू पोल्यूशन कंट्रोल एनवायरनमेंट व्हाइल सेटिंग अप अ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोल के डिपार्टमेंट है, वहां से क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज बताओ जिनको ये सर्टिफिकेट लेके ही बिजनेस चालू करना पड़ेगा। अगेन वही ज्ञान दे दिया पूरा आंसर में। फिर से बोला ना, 2 टाइप का लाइसेंस है, एक है एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, एक है ऑपरेटिंग लाइसेंस। एस्टेब्लिशिंग लाइसेंस मतलब चालू करने के लिए पहली, ठीक है ना, जो 1 से 7 साल का मिलता है, वही रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी वाला। उन लोगों को पहले चालू करने का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा और फिर एवरी 5 ईयर में ऑपरेटिंग लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे पूरा लिस्ट दी है, ये लिस्ट याद करके तो कुछ होगा नहीं। रेड कैटेगरी में 60 इंडस्ट्रीज है, ऑरेंज कैटेगरी में 83 इंडस्ट्रीज है, ग्रीन कैटेगरी में 63 इंडस्ट्रीज है, व्हाइट कैटेगरी में 36 इंडस्ट्रीज है। सिर्फ डाटा दे दिया। हाँ, वो काम करेंगे, छोड़ो। अब आया आईई कोड। आईई कोड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अगर तुम फॉरेन बिजनेस कर रहे हो, इंडिया के बाहर बेचना खरीदने का काम कर रहे हो, तो तुमको आईई कोड लेना पड़ता है। तो अब ये कंपल्सरी भी ना, ऑप्शनल हो गया। अब लोग जीएसटी नंबर ले लेते हैं ना, तो उससे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो जाता है। ऑप्शनल है, दोनों कर सकते हो। तो देखो क्या बोला, अंबिका इज रनिंग अ बिजनेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इन जयपुर। सी हैज एक्सप्लोर्ड सम अपॉर्चुनिटी फॉर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट अब्रॉड एंड सी वांट टू एनकैश द ह्यूज डिमांड आउटसाइड इंडिया फॉर सच प्रोडक्ट। उसको पता चला इंडिया के बाहर भी बहुत डिमांड है, तो उसका फायदा उठाना चाहती है। वो तुमसे एडवाइस मांग रही है। शी वुड रिक्वायर टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड
टीजीएफटी बोल के डिपार्टमेंट है जो आई कोड देता है, तो वहां वो हाँ रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करे, वो तुमसे एडवाइस मांग रही है। और ये रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो पूछ रही है तुमसे। देखो पहले यहाँ पे ज्ञान बताया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है, एक 10 डिजिट नंबर है जो उस पर्सन को अलॉट होता है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक्टिविटीज कर रहा है, या तो इम्पोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, दोनों में से कुछ भी कर रहा है। बिना आईसी कोड के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है, ये पहले था, अब तो बोल ही रहे हैं तुमको ऑप्शनल कर दिया है इसको। ठीक, लेकिन तुमको अभी बताना है कि कोई भी बिजनेस बिना आई कोड के काम नहीं कर सकता। Import and not allowed to proceed without this code, and exporter cannot take benefit of export from DGFT, Custom Export Promotion Council। ऐसा बहुत डिपार्टमेंट है जो तुमको एक्सपोर्ट पे बहुत बेनिफिट भी देता है। अगर तुम आई कोड नहीं लेते हो तो वो बेनिफिट तुमको नहीं मिलेगा। इसको लेने का तरीका ऑनलाइन है, एक फीस पेमेंट करो, आईसी कोड मिल जाएगा। क्या क्या हाँ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा तुम्हारा, अगर जो भी बिजनेस है, अगर तुम सोल प्रोप्राइटर हो तो एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, कंपनी हो तो इनकॉर्पोरेशन लाइसेंस, पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी हो तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, जो भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें सेल डीड हो या रेंट एग्रीमेंट हो, अदर डॉक्यूमेंट यानी वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट कार्ड, जो भी तुम्हारा बिजनेस का ओनर है उसका। अगर एड्रेस प्रूफ, तुम्हारा पे कोई ऑब्जेक्शन, एनओसी लेना पड़ता है कुछ डिपार्टमेंट का, वो एनओसी कि तुमको ये आइटम इंडिया के बाहर बेचना अलाउड तो है ना, पता चला वो आइटम हाँ पे बैन है जिसका तुम लाइसेंस लेने जा रहे हो, फिर तो नहीं मिलेगा। तुम्हारा बैंक अकाउंट डिटेल, कैंसिल चेक, तुम्हारा आधार कार्ड, आधार नंबर, फर्म का बैंक अकाउंट का अदर कोई डिटेल अगर है तो ये सब जमा करो, तुमको डीजीएफटी में जाके लाइसेंस मिल जाएगा। मिल जाएगा। ऑनलाइन है पूरा, ऑनलाइन जाना नहीं है कहीं पे। रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्पोर्ट लाइफ टाइम वैलिडिटी, क्या ये लाइफ टाइम वैलिड है कि बार बार रिन्यूअल कराना पड़ेगा? तो पहले फीचर्स बताया आईसी कोड का, ये इंटरनेशनल बिजनेस करने में मदद करता है। अगर तुम आईसी कोड ले लेते हो तो गवर्नमेंट तुमको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत बेनिफिट भी देगा। इसको कोई रिन्यूअल कराने का दरकार नहीं, एक बार मिल गया मिल गया। एनुअली इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, ठीक है ना। हाँ सर। ये ज्ञान था फालतू टाइम पास। नेक्स्ट आया ड्रग लाइसेंस। सर ये सबको नहीं लेना होता, जो लोग दवाइयों का और ये सब का कारोबार करेंगे, सीड फर्टिलाइजर का, उनको लेना पड़ेगा। मेनली मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो आमिर इज a registered pharmaceutical under the state pharmacy council want to start his own pharmacy shop for which is required drug license, suggest him the minimum requirement for obtaining the drug license। तो इंडिया में ड्रग लाइसेंस लेने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? पहला बात तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल सेट करता है, तो ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड में फॉलो करता है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है ये पावर। दो टाइप का ड्रग लाइसेंस मिलता है, रिटेल और होलसेल। अगर तुम केमिस्ट का शॉप खोलना चाहते हो तो तुमको रिटेल लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर तुम वो गोडाउन करके होलसेल का बिजनेस करना चाहते हो तो होलसेल लाइसेंस लेना पड़ेगा। हाँ, ज्यादातर स्टेट में ये उन्हीं को मिलता है जिनके पास डिग्री हो फार्मास्यूटिकल पढ़ाई का। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम और हम जाके खोलेंगे, हमको दवाई का दुकान खोलने का लाइसेंस चाहिए और मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम या हम में से जिसका भी तुम नाम से लाइसेंस ले रहे हो उसके पास फार्मासिस्ट का डिग्री होना चाहिए। ज्यादातर स्टेट में यही रूल है, ठीक है ना। तो अगर 10 स्क्वायर मीटर का एक दुकान का एरिया होना चाहिए मिनिमम, तभी लाइसेंस मिलेगा। स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाइयों को फ्रिज वगैरह में कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। ऐसे खुला में रख दोगे तो खराब हो जाएगा वो। तुम्हारे पास टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, मतलब जो दवाइयां बेचने वाले लोग होने चाहिए, वो दवाई का पढ़ाई लिखाई की होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ सर। ये सब तुम्हारे पास अप्रूवल होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या बोला, होलसेल का काम करने के लिए 4 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी काम होगा कोई ड्रग डिपार्टमेंट में काम करने का। नेक्स्ट बोला फसाई का लाइसेंस। सर हम कोई भी फूड वूड का काम करें, फूड बनाने का या फूड बेचने का, तो फसाई का लाइसेंस लेना पड़ता है। हाँ यहाँ भाई बोला फसाई लाइसेंस क्या, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है? तो पहला बात बोला ये लाइसेंस किसको लेना है, पहले तो फुल फॉर्म बताया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ये फूड बिजनेस को गवर्न करता है। जो लोग फूड बिजनेस का काम कर रहे हैं, बेचने का भी और मैन्युफैक्चरिंग का, दोनों का ही बात हो रहा है। हाँ
मतलब हम सिर्फ खरीद के बेचते हैं तो भी हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब मेरा अगर दुकान है जहाँ पे हम चिप्स बेच रहे हैं, केक बेच रहे हैं, मैं जो पैकेट आता है, पैकेट वाला जो छोटा मोटा दुकान है, उनको भी फसाई हाँ का लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है ना। तुम्हारा इंडिया में कोई भी टाइप का अगर फूड बिजनेस है, स्टोरेज का भी काम करते हो तुम, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, या हम्म, मतलब दुकान खोल के डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हो, जो भी कर रहे हो, तुम्हारा हाँ साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से लाइसेंस मिलता है। कितना बड़ा है, कितना छोटा है, वहां पूछता है तुम्हारा टर्नओवर कितना होगा, इस हिसाब से लाइसेंस का फीस होता है। ठीक है ना। तो फसाई का लाइसेंस हाँ सबको ही लेना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। ये ऑफलाइन मोड में भी मिलता है, ऑनलाइन मोड में भी मिलता है। हम्म, दो टाइप का होता है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। दोनों में से कोई भी फूड लाइसेंस तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे बोला फसाई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑल पेटी फूड आइटम। सो ना सब टाइप का फूड बिजनेस के लिए है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करो चाहे डिस्ट्रीब्यूट करो, हम्म, कैटरिंग का बिजनेस करते हो तो भी। ये खाना एक तरीके से सबके बेच लिए। ही रहे हो ना तुम तो, हाँ उसके लिए भी फसाई का लाइसेंस लेना पड़ता है। आप देखते हो तुम्हारा एनुअल टर्नओवर 12 लाख के ऊपर है, 12 लाख से कम है, वैसे पूछता है वहां पे। तुम मिल्क वगैरह का काम कर रहे हो तो अलग लाइसेंस होता है। तुम हम्म, मतलब दूध दूध का काम कर रहे हो तो थोड़ा लाइसेंस सिस्टम अलग होता है। एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, इनका काम करते हो ना, पोल्ट्री फार्मिंग, उसमें अलग टाइप का लाइसेंस चाहिए थोड़ा सा। बाकी नॉर्मल में नॉर्मल लाइसेंस है। और यस ज्ञानबाजी सर। वही है, तुमको तुम्हारा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ, वो सब देना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर अप्लाई कर दो जिस दिन काम चालू कर रहे हो, और तुमको इसका लाइसेंस को ऑलवेज अपनी दुकान पे लगा के रखना। ठीक है। यस। देखो जो यहाँ पे बोला, श्रीनिवास एक रेसिडेंट है तेलंगाना का, वो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं। क्या उसको फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा? क्या उसको और कोई सिगरेट। लाइसेंस नहीं चाहिए? हाँ, और अदर लाइसेंस तो चाहिए। क्या इसको फसाई लेना पड़ेगा? अदर चाहिए। आदर चाहिए, फसाई नहीं चलेगा। हाँ। यहाँ पे बोल रहे हैं द इंडस्ट्रियल लाइसेंस हैव बीन abolished फॉर ऑल। देयर आर 5 इंडस्ट्रीज which still fall under the compulsory licensing mainly on account of environmental safety। जो लोग अल्कोहल का काम करें, टोबैको का काम करें, एयर डिफेंस का काम करें, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव का काम करें, हैजार्डस केमिकल का काम करें, इन्हीं लोगों को खाली लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये सिगरेट का काम कर रहा है ना, टोबैको है ना, तो इसको अलग हम्म, से लाइसेंस लेना पड़ेगा। फसाई का लाइसेंस से काम नहीं चलेगा इसको, वो करेक्ट रजिस्ट्रेशन नहीं है उसके लिए। एनबीएससी लाइसेंस अभी थोड़ा देर पहले पढ़ के आया, हाँ ये दरकार नहीं है पढ़ने का। एनबीएससी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। वही नेट ओन फंड क्या होता है वही सब दोबारा पढ़ा रहा है। बैंकिंग, तो सर बैंकिंग के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? बैंकिंग एक्ट का रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रूल है? तो बोला मिनिमम पेड अप कैपिटल बैंक खोलने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल 500 करोड़ फॉर यूनिवर्सल बैंक एंड 200 करोड़ फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। 500 करोड़ के ऊपर होना चाहिए नॉर्मल बैंकिंग के लिए, और स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल रहे हो तो 200 करोड़ का पेडअप कैपिटल होना चाहिए। हाँ। अदर क्या कंडीशन है? तुम्हारा सब्सक्राइब कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन हाफ ऑफ ऑथराइज कैपिटल। जितना ऑथराइज है उसका हाफ से ज्यादा सब्सक्राइब होना चाहिए। द पेडअप कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन 1.5 सब्सक्राइब कैपिटल। पेडअप कैपिटल सब्सक्राइब का 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। हम्म, तुम्हारा द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। अच्छा, कैपिटल में क्या क्या आता है? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सबका बात हो रहा है यहाँ पे। एक आदमी के पास नो पर्सन होल्डिंग शेयर इन द बैंकिंग कंपनी से वोटिंग राइट ऑफ 10% है। वो एक आदमी के पास 10% से ज्यादा वोट नहीं होना चाहिए। एवरी मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव, कंपनी का जो मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव है उनके पास कितना शेयर होल्डिंग है उसका पूरा डिटेल देना पड़ेगा। कंपनी जो मैनेजमेंट में लोग बैठ रहे हैं उनके पास कितना कितना शेयर होल्डिंग को बताना पड़ेगा। हाँ। बैंकिंग बिजनेस का लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई देगा। तो जब तुम उसका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे लाइसेंस नहीं देगा। तुमको आरबीआई को ये अप्लाई करना पड़ेगा।
वो लोग आके तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करेगा, तुम्हारा फ्यूचर डिपॉजिटरी का कितना तुम क्लेम चुका पाओगे, मतलब तुम सॉल्वेंट होगे नहीं। हम्म, तुम्हारे बिजनेस में कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है, वो लोग का कोई पहले बैकग्राउंड कैसा है, मैनेजमेंट का जनरल कैरेक्टर कैसा है, मतलब मैनेजमेंट कभी फ्रॉड वॉड में जो लोग बैठ रहे हैं तुम्हारे मैनेजमेंट में, वो लोग फ्रॉड वॉड में तो नहीं फंसे हैं ना कभी। तुम्हारा एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर है तो लोगों का पैसा चुका पाओगे, तो वही सॉल्वेंसी चेक करने की, एक सॉल्वेंसी और फ्रॉड चेक करने का बात हो रहा है। हाँ ये ज्ञानबाजी है और कुछ नहीं। मोटा मोटी हो गया। आरबीआई कब तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देगा? अगर तुम बैंकिंग बिजनेस ही बंद कर रहे हो तो, या कोई आरबीआई का लॉ फॉलो नहीं कर रहे हो तो, या जो डॉक्यूमेंट मांगा है वो जमा नहीं कर रहे हो तो, तुमको अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट देगा, तुमको अपना बात रखने का मौका देगा। अगर तुम्हारा बात ठीक नहीं लगा, लाइसेंस कैंसिल कर देगा 30 दिन के अंदर। तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हो सॉरी 30 दिन के अंदर कि आरबीआई मेरा लाइसेंस गलत कैंसिल किए। नेक्स्ट है इंश्योरेंस बिजनेस करने के लिए। सर इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में 4 टाइप का होता है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में हो गया वो गाड़ी, हेल्थ, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, वो सब। हेल्थ इंश्योरेंस भी अलग एक है। और री इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी जब कहीं और इंश्योरेंस करवाए, सबका बिजनेस होता है इंडिया में। एलआईसी का बिजनेस अगर तुमको खोलना है लाइफ इंश्योरेंस का, तो 100 करोड़ के ऊपर पेड अप कैपिटल होना चाहिए। और री इंश्योरेंस का बिजनेस खोल रहे हो तो 200 करोड़ के ऊपर पेड अप कैपिटल होना चाहिए। हम्म, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? द लिस्ट ऑफ ग्राउंड अंडर विच द इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा कंपनी कुछ और बोल रही है। लिस्ट आउट द ग्राउंड अंडर विच द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू कैंसिल। अच्छा, कब कब तुम्हारा इंश्योरेंस का लाइसेंस कैंसिल करने का? तुम इंश्योरेंस का कोई प्रोविजन में फेल होते हो, तुम लोगों का पैसा चुकाने में फेल कर जाते हो, तुम्हारा एसेट एंड लायबिलिटी का जो लिमिट है उससे ज़्यादा हो गया है, तुम इंसॉल्वेंट हो जा रहे हो एज एन इंश्योरेंस कंपनी, तुम अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दियो तो तुम्हारा बिजनेस तो बंद हो जाएगा ना। हम्म, तुम जितना रुपया आज तक डिपॉजिट लिए थे पूरा लोगों को लौटा चुके हो, अब तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो काम किससे करोगे? तो बंद करो बिजनेस को। तुम्हारा जो भी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट था सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर चुके हो सारा। सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है ये इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में खराब है, ये इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा, तो बंद करो भैया। तुम कोई एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करते हो, कोई लॉ तोड़ते हो, ज्ञानबाजी का आंसर सर कुछ काम का नहीं है। लगातार 3 महीना हो गया तुम लोगों का पैसा नहीं चुका पा रहे हो। लास्ट 3 महीना से जिन जिन का पॉलिसी मैच्योर हुआ है उसमें पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहे हो तुम इंश्योरेंस को छोड़ के और कोई बिजनेस चालू कर देते हो। इंश्योरेंस में ना ये बहुत तगड़ा रूल है। मेरा भी भाई ना एक ना वो इंश्योरेंस का सब ब्रोकर बनना चाह रहा है, हाँ तो मतलब आईआरडीए से लाइसेंस मिलेगा, ब्रोकर का ब्रोकर नहीं, आईआरडीए से उसको लाइसेंस मिलेगा ब्रोकरशिप का, खुद ब्रोकर बन रहा है मतलब। तो वहां पे ना उसको बोला कि तुम्हारा और भी कोई बिजनेस है तुम्हारे नाम पे, मेरे भाई का ना एक सुपारी का बिजनेस चलता है, मामा लोग करते हैं बट भाई के नाम पे है। बोला आपको उसमें से प्रोप्राइटरशिप छोड़ना पड़ेगा तभी आप ये काम कर सकते हो। मतलब तुम्हारा और कोई बिजनेस, भाई लोग 3 पार्टनर है, भाई लोग 3 पार्टनर है, तो एक पार्टनर तो जॉब ही करता था वो तो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई का जो बाकी भाई खुद और भाई का एक और पार्टनर, उन दोनों का खुद का बिजनेस भी है, तो बोलना पड़ा वहां से छोड़ो तभी ये काम कर पाओगे। तो तुम और कोई बिजनेस करो तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, वही बोला तुम्हारा लाइसेंस को सस्पेंड भी कर सकते हैं, फिर तुम्हारा वो लोग चेकिंग करेगा, अगर लगता है कुछ गड़बड़ है तभी कैंसिल करेगा, एक बार में थोड़ी ना कैंसिल ही कर देगा, पहले क्या करेगा? सस्पेंड। अगर सस्पेंशन में भी उन लोगों को लगता है कि नहीं ठीक से गलती हुआ ही है तो फिर कैंसिल। इंडस्ट्रियल लाइसेंस, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से इंडस्ट्रियल लाइसेंस किसको किसको लेना कंपलसरी है? तो जो लोग अल्कोहलिक का बिजनेस कर रहा है, टोबैको का बिजनेस कर रहा है, अभी ऊपर पड़ रहा है जो ना डिफेंस इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहा है, हाँ ऐसा कोई आइटम का बिजनेस कर रहा है जो देश का सेफ्टी वेफ्टी में, मतलब गन पाउडर, ऐसा ऐसा बिजनेस, स्पेशल हैजार्डस केमिकल का, ये केमिकल ऐसा है ना बेटा जो बहुत खतरनाक है, मतलब थोड़ा भी हवा में चला जाए तो
जिनके नाक में गया वो लोग तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं, मतलब दूसरा दुनिया घूम के आ जाएगा दोबारा जन्म लेके। तो वो लोग को ऐसा तुम केमिकल का काम कर रहे हैं कि जिससे तुम लोगों को मार्स जुपिटर घुमा के ला सकते हैं, स्वर्ग का यात्रा करा के ला सकते हैं भाई, ऐसा केमिकल। तो भैया लाइसेंस लेके काम करो, है ना, बिना लाइसेंस के काम मत करो। इंडिया में ना वो 1991 के पहले हर चीज का लाइसेंस होता था, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या किया, वो याद है ना एलपीजी हुआ, हाँ तो इंडिया को लोन लेने के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा। वो पढ़ते ना इकोनॉमिक्स में अपने ज्ञान, हाँ तो वो ज्ञान करने के लिए इंडिया को लाइसेंस कंसेप्ट ही खत्म करना पड़ा। पहले हर चीज का सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। लोग पता है कंफ्यूज कहाँ होता है, पता है देवराज, की लाइसेंस लेने का मतलब सर हम मतलब है ना बिजनेस करते हैं, हमको तो लाइसेंस लेना ही पड़ता है हर चीज का। बेटा वो नॉर्मल लाइसेंसिंग का बात नहीं हो रहा है, वो तो नॉर्मल एक एग्रीमेंट, तुम कोई सर्टिफिकेट ले रहे हो। अब तुम जीएसटी सर्टिफिकेट ले रहे हो या तुम फसाई का लाइसेंस ले रहे हो, वो तो नॉर्मल है, वो लाइसेंस नहीं है। लैंग्वेज में अपने बोल देते ना फसाई से लाइसेंस लिए, वो लाइसेंस नहीं है। लेकिन एक्चुअली शॉप एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस ले, ट्रेड लाइसेंस अपने वर्ड यूज कर लेते हैं ना, बट एक्चुअली में कोई लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस का मतलब समझते हो, प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल, वो लाइसेंस का बात हो रहा है यहाँ पे सर। वो लाइसेंस अब कुछ ही बिजनेस में लेना पड़ता है जो अभी ऊपर लिस्ट पर है। तुम दारू का फैक्ट्री खोलना चाहते हो भैया, तुमको वो लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, टोबैको का लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ तुमको एक इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम साइन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हिसाब से जिन जिन को बिजनेस को लाइसेंस लेना कंपलसरी है, उनको गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम साइन करना पड़ता है। तुम फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, मेमोरेंडम साइन करना पड़ेगा। तुम फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, तुमको वो एग्रीमेंट साइन, मेमोरेंडम साइन करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ, ताकि गवर्नमेंट तुम पे नजर रख पाए। तो ये सबको नहीं करना पड़ता है। जिनका बिजनेस में 10 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉरेन से, 5 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट है सर्विस सेक्टर में फॉरेन से, फॉरेन टेक्नोलॉजी आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, भैया थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा ना तुम्हारे धंधे पे। हाँ सरकार को लगता है, हाँ ठीक ही लगता है सर, क्योंकि ये समय फिर लास्ट में कई बार हो जाता है ना, वो शेल कंपनी बन के फ्रॉड का पैसा हो जाना, हाँ वो टेररिज्म वाला कहानी आ जाना। इंडिया में तो वो सब भी होने लगता है फिर लास्ट में। तो सर इसीलिए आप ऐसा कुछ कारोबार कर रहे हैं तो आप पहले गवर्नमेंट के साथ क्या साइन कर लीजिए, एक तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम साइन कर लीजिए। इसके साथ सेक्रेटरीट ऑफ इंडस्ट्रियल असिस्टेंस SIA बोल के डिपार्टमेंट है, वहां पे साइन कर लो, या फिर DIPP बोल के एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इन लोगों में जाके एक मेमोरेंडम होता है, वो साइन कर दो ताकि वो लोग तुम पे ट्रैकर रख सके किनको किनको लेना ही है, जो लोग नया इंडस्ट्री सेट करा, ये सब चीज़ों से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी से नया कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, इंडस्ट्री को एक्सपेंड कर रहे हैं। तुम पहले खाली इंडिया में बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अब फॉरेन कोलैबोरेशन से बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, भैया मेमोरेंडम साइन कर लो। यही है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। तुमको एक डिमांड ड्राफ्ट भरना पड़ेगा 1000 रुपये तक का, अलग अलग है, अलग अलग रूल है। न्यू दिल्ली में ये है डिपार्टमेंट, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ऑनलाइन है, जाना कहीं नहीं पड़ता भाई। हो गया। नेक्स्ट है टेलीकॉम, बस खत्म। टेलीकॉम सेक्टर का तो लाइसेंस सबको मिलता भी नहीं है सर। हाँ ये देता कौन है? ट्राई बोल के डिपार्टमेंट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ कल पढ़े हो ट्राई का नया सर्कुलर क्या है? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर अभी आ रहा है। हाँ, ट्राई का कल पढ़े हो नया सर्कुलर क्या है? नहीं सर। बहुत मजेदार सर्कुलर आया अपने सबके फायदे के लिए। क्या सर? अभी वो जो अपने को सिम चालू रखने के लिए मिनिमम 190 का रिचार्ज हेन तेन करना ही पड़ता है, वरना सिम बंद हो जाएगा हर महीना।
हाँ सर, अब वो सब नौटंकी खत्म हो जाएगा। बंद हो जाएगा वो सब। हाँ, तुम्हारे 20 रुपया बैलेंस कटाओ, पूरा महीना रिचार्ज सिम को एक्टिवेटेड रख सकते हो। बहुत 20 जन रुपए यूज का करता रिचार्ज। बहुत जन यूज करता है ना डुअल सिम। हाँ सर। तो 20, अब सबको प्रॉब्लम है कि दोनों सिम में पूरा पूरा महीना वाला रिचार्ज भराएंगे, 28 दिन वाला पैक या 364 डेज वाला, 84 डेज वाला पैक। बहुत बहुत दिक्कत बहुत होता है महंगा मेरा। लगता है, दोनों सिम चालू रखना बहुत महंगा लगता है। बहुत बहुत सर। तो कोई नहीं करता, सब एक ही चालू रखता है फिर। मेरा ब्रदर तो वही करता है ना, दो ब्रदर है, दो दो सिम है उसका। एक महीने इस सिम में, एक महीने उस सिम में रिचार्ज करवाता है। हाँ, ताकि दोनों सिम चालू रहे। अब वो हाँ झमेला खत्म हो जाएगा। 20 रुपया का रिचार्ज, 20 रुपया बैलेंस तुम्हारे फोन में होना चाहिए, नॉर्मल हाँ, बैलेंस। और नॉर्मल वो कट टॉपअप। जाएगा और 1 महीना तक सिम चालू रहेगा। अच्छा अच्छा, तो अगर फिर को ठीक है। हाँ, तो वो भी ऑप्शन लेके आ रहे हैं, हम ट्राई लेके आ रहे हैं, कल बहुत कुछ बोला है। कैसे बाकी कंपनी फॉलो करेगा वो तो देखना पड़ेगा। अब वो भी लेके आ रहा है, जो लोग बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे पापा लोग कीपैड फ़ोन यूज़ करते हैं, उनको इंटरनेट हम्म। पैक तो नहीं चाहिए। हाँ सर। बट रूल आ गया कि इंटरनेट पैक के बिना तुम्हारा सिम एक्टिविटी नहीं होगा। नॉर्मल रिचार्ज नहीं है ना, जिसमें खाली कॉलिंग आए और एसएमएस जाए या कॉल कॉल जाए, हम्म। तो वो भी पैक लाने के लिए ट्राई कंपलसरी की है। तो जो भी कंपनी टेलीकॉम का काम करना चाहता है, इंटरनेट सप्लाई, सुन लो, 3 चीज का बात कर रहे हैं। इंटरनेट देने वाला लोग को भी टेलीकॉम में रजिस्टर करना है। कॉलिंग वाला जो हम्म। ऑप्शन देता है, जैसे तुम्हारा एयरटेल जियो, वो लोग को भी। सर हाँ। एयरटेल जियो तो इंटरनेट भी देता है, ऐसा भी तो कुछ है ना जो लोग फोन वोन का काम नहीं करता, मतलब कॉलिंग का, वो लोग खाली इंटरनेट देता है, जैसे ऐसा ब्रॉडबैंड भी। कंपनीज, हाँ। उनको भी। और केबल सप्लायर को भी, केबल कनेक्शन देने वाले को, जैसे तुम्हारा वो डिश टीवी, हाँ। ये सबको टेलीकॉम का लाइसेंस लेना पड़ता है। इनका परमिशन पावर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। हम्म। रेट वेट सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑथराइज करता है। हाँ। इसीलिए बोला देखो, टेलीकॉम एंड ब्रॉडकास्ट सेक्टर, ब्रॉडकास्ट भी ले लिया इसमें, मतलब टीवी, केबल टीवी कनेक्शन भी। हम्म। तो इनका लाइसेंस लिए बिना काम नहीं कर सकते। नहीं होगा। इसमें बाकी ज्ञान वही है, कुछ खास नहीं है। देखो, न्यू टेलीकॉम पॉलिसी के हिसाब से सबको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो टेलीकॉम का काम करेगा बिना लाइसेंस के काम चालू ही नहीं होगा। इसमें भी कोई टाइम लिमिट और वो बात फिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया मोटा मोटी। हाँ, कोई अमाउंट वमाउंट का कुछ कहानी नहीं। ठीक है, हर 6 महीना में तुमको, लेकिन एक, जब तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो तुम अपना बैलेंस शीट पीएल ट्राई को भी दोगे। मतलब तुम नॉर्मल हम्म। गवर्नमेंट को तो दे ही रहे हो, आरओसी फारोसी को, ट्राई को भी तुमको लाइसेंस का कॉपी देना, और रिटर्न का, इनकम टैक्स वगैरह सबका कॉपी देना पड़ेगा। हाँ। ठीक है।